चाह रहे हैं। सूरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शहडोल में अगर हम बात करें आदिवासी बाहुल्य इलाका है, तो क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव प्रचार प्रसार हुआ भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी दिग्गज वहां पर आकर अपनी सभाएं करके जा चुके हैं, मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं और बड़े आला कमान भारतीय जनता पार्टी की। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कितना प्रचार किया है वहां पर? मैम देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात मैं करूंगा तो राहुल गांधी भी यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले आके गए हैं। उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा भी यहाँ पे आए थे। उसके पहले मोदी जी भी यहाँ विजिट कर चुके हैं। सीएम यहाँ कई बार आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि जीतू पटवारी भी आ चुके हैं। कांग्रेस और भाजपा के सभी दिग्गज नेता यहाँ पे आ चुके हैं। और आपको बताऊं कि दोनों के दोनों पार्टियों के जो नेता लोग जो यहाँ पे आए थे, सभी को सुनने के लिए जनता यहाँ पे भरपूर तरह से उपलब्ध रही। सूरज, देखिए 10 प्रत्याशी मैदान में है शहडोल से, और अगर शहडोल की जनसंख्या कुल वोटर्स की बात करें तो 17,77,185 वोटर्स शहडोल में मौजूद हैं। क्या लग रहा है आपको कि आज जो दिन भर मतदान का रुख कैसा रहेगा? लोग या गर्मी को भूल के मतदान करने जरूर आएंगे या अपने हिसाब से आएंगे? मैंने यदि सुबह की बात करें तो सुबह ठंडे में मैंने देखा कि महिला वोटर्स यहाँ पे ज्यादा मौजूद रही पुरुषों की अपेक्षा। लेकिन अभी चूंकि जैसे जैसे सूरज चढ़ता जा रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है तो मतदाता जो है वो कम होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है उत्साह देख करके कि शाम होते होते यहाँ पे काफी भीड़ हो जाएगी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ उमेश सर भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एडिटर। उमेश सर, मैं आपसे मंडला की बात करूंगी। सर, मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते और ओमकार सिंह मरकाम आमने सामने है। उमेश सर, फग्गन सिंह कुलस्ते का अपना अलग ही प्रभाव रहा है सर, और वहां पर अगर हम बात करें मंडला में तो बीजेपी का वर्चस्व शुरू से है सर। आज का दिन बहुत खास दिन मंडला के लिए, और खासकर ओमकार सिंह मरकाम की बात करें तो सर किस तरह का प्रभाव रखेंगे और रखते आए हैं मंडला में ओमकार सिंह मरकाम? देखिए, मंडला संसदीय सीट में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। इसमें से 5 पर कांग्रेस का कब्जा है और 3 पर भाजपा का है। तो यहाँ कांग्रेस का अच्छा खासा माहौल है। लेकिन दरअसल यहाँ पर जो है वो गोंगपा, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, उसकी उतनी ज्यादा सक्रियता नहीं है। तो उसकी सक्रियता नहीं है और वो कमजोर स्थिति में है। तो इससे फग्गन सिंह कुलस्ते जो है वो अच्छे खासे, मतलब उनके लिए चिंता की बातें हैं। और फग्गन सिंह कुलस्ते को कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, जो विधायक भी हैं, ओंकार सिंह मरकाम, उनसे अच्छी खासी चुनौती मिल रही है। फग्गन सिंह कुलस्ते 2024 में जो विधानसभा का चुनाव भी भाजपा ने उनको लड़वाया था, जो वो हार गए थे उसमें। तो अब देखना है कि लोकसभा चुनाव में क्या होता है, क्या फायदा मिलता है। ये जरूर है कि गोंगपा, जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, वो ज्यादा सक्रिय नहीं है। इससे भाजपा को दिक्कत है। यदि वो मैदान में होती तो भाजपा को फायदा रहता। उमेश सर, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं मंडला सीट की सर, समीकरण चेंज होते हुए भी देख सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बीजेपी अपना वर्चस्व बनाए रखे। कहीं ना कहीं जो जनता के मन में क्या चल रहा है ये तो मतदान के बाद रिजल्ट वाले दिन पता चल जाएगा कि किसने किसको वोट किया। पर सर, जैसा कि आप बता रहे हैं, कड़ी टक्कर मिल रही है ओमकार सिंह मरकाम से फग्गन सिंह कुलस्ते को, देखने वाली बात होगी। और सर, जो गोंडवाना बैंक आपने कहा सर, मंडला की सबसे खासियत यही है कि सर वहां पे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र रहा है और वहां पर भी काफी प्रचार प्रसार जोर शोरों पर किया गया। सर, फग्गन सिंह कुलस्ते पहले हार का सामना कर चुके हैं, फिर भी सर मैदान में क्या लग रहा है सर? जी हाँ, भाजपा को बड़ी उम्मीदें हैं कि फग्गन सिंह कुलस्ते एक बार फिर उस सीट को निकालेंगे और तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो भी मजबूत हैं और विधायक हैं, तो टक्कर उनसे मिली हुई है। तो बड़ा रोचक है वहां का, दोनों ओर से देखना है कि वो परिणाम क्या आते हैं। निश्चित रूप से सर, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए उमेश सर। और हमारे साथ सीधी से सूरज श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। सूरज, आपको आवाज मिल रही है? सूरज से भी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। बाद में उनसे हम संपर्क करेंगे। और बता दें आपको कि इस छिंदवाड़ा समेत 5 सीटों पर, छिंदवाड़ा, शहडोल, जबलपुर, सीधी, बालाघाट, मंडला, टोटल 6 सीट मध्य प्रदेश की, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जारी है।
और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 जिसका पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। बीजेपी कार्यालय में मॉनिटरिंग चल रही है। प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह अपडेट ले रहे हैं। कई प्रवक्ता वोटिंग पर नजर रख रहे हैं। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, और पदाधिकारी भी कार्यालय में मौजूद है। इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। प्रवक्ता बीजेपी कार्यालय में नजर रख रहे हैं। वोटिंग पर नजर रखी जा रही है, कड़ी नजर रखी जा रही है। इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव पहले चरण का मतदान, 6 सीटों पर मतदान, पूरे मध्य प्रदेश में मतदान चल रहा है। और प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। कई प्रवक्ता वोटिंग पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। बीजेपी कार्यालय में मॉनिटरिंग की जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की मॉनिटरिंग बीजेपी कार्यालय में की जा रही है। लोग की बड़ी खबर आपको बता दें, इलेक्शन ब्रेकिंग, जहां पर 47 दिन का चुनावी महापर्व आज से शुरू हो गया। 21 राज्यों के 102 सीटों पर आज से मतदान शुरू हो चुका है। पहले चरण का मतदान, मध्य प्रदेश की बात करें 6 सीटों पर मतदान, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 1 सीट, बस्तर पर मतदान जारी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान जारी है। तमिलनाडु, उत्तराखंड समेत 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर 19 अप्रैल को चुनाव आज मतलब खत्म हो जाएगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। पहला चरण इसलिए भी अहम है, बता दें आपको कि इसमें मोदी सरकार के 8 मंत्री शामिल हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं और 1 पूर्व राज्यपाल की सीट पर वोटिंग होनी है पहले चरण में। और गठबंधन की बात करें तो गठबंधन के लिहाज से देखें तो इस बार भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए को और कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है। 102 सीटों पर मतदान है, 49 एनडीए के पास है, 45 इंडिया गठबंधन के पास है। पहले फेज में कुल 1625 उम्मीदवार मैदान में हैं। बता दें आपको इनमें से 1491 पुरुष व 134 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। चलिए हमारे साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता रोहित नैयर जुड़ चुके हैं, फिर से उनसे बात करेंगे। रोहित, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ रोहित, जिस तरह से पहले चरण का मतदान जबलपुर में भी जारी है और जबलपुर महाकौशल जहां की सबकी नजर टिकी हुई है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है, किस तरह का माहौल है? जैसे कि अब समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मतदान के लिए भी समय कम होता जा रहा है, क्या लग रहा है लोगों का रुझान मतदान के प्रति? बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको सवेरे मेरे द्वारा एक अपडेट दी गई थी कि सवेरे जैसे ही वोटिंग चालू हुई है तो यहाँ पर मतदाताओं ने काफी ज्यादा उत्साह दिखाते हुए मतदान करना शुरू किया है। और बात करें तो जैसे जैसे अब समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे मतदाता और भी तेजी से अब घरों से बाहर निकलना शुरू हो चुके हैं और काफी ज्यादा उत्साहित होकर के मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपने मत का उपयोग कर रहे हैं। और यदि बात करें अगर प्रशासनिक अधिकारियों की, प्रशासन की, पुलिस वालों की अगर बात करें, बड़े अधिकारियों की, कैसे उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है? बिल्कुल, सवेरे जहां पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जबलपुर कलेक्टर जो जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना है वो सवेरे अपने परिवार के साथ यहाँ पर मतदान करके आए हैं साइंस कॉलेज में। साथ ही में जो एसपी आदित्य प्रताप सिंह है वे भी अपने परिवार के साथ मतदान करके आए हैं। साथ ही में जहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, चाहे जो मतदान केंद्रों पर जो जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाओं की बात करी जाए तो यहाँ पर काफी अच्छी चौक चौबंद जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही में जहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था करी जाए तो यहाँ पर 5 से 7 हजार का जो पुलिस बल है यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की विवादित स्थिति निर्मित ना हो सके। साथ ही में जो बाहर से 11 अलग अलग पुलिस बल का यहाँ पर तैनात किया गया है। हर प्रकार से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। जी रोहित, क्या छुट्टी रखी गई है जबलपुर में, क्योंकि आज मतदान का दिन है? आज जो है यहाँ पर शासकीय छुट्टी घोषित की गई है ताकि सभी लोग, जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं और हर वर्ग के जितने भी स्कूल हो, शिक्षा हो, किसी भी वर्ग के जितने भी कर्मचारी हैं, सभी प्रकार से वह उनको आज अवकाश घोषित किया गया है ताकि वह आज आराम से मतदान करें और मतदान करने के बाद अपने परिवार के साथ रहें। रोहित, 18,96,346 वोटर्स मौजूद है इस वक्त जबलपुर में। और अगर हम रोहित आपसे जानना चाहेंगे, न्यू वोटर्स जो पहली बार अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं उनकी संख्या के बारे में भी जानना चाहेंगे और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नए वोटर्स में कितना रुझान दिख रहा है, किस पार्टी की तरफ रुझान दिख रहा है, क्या है उनके मन की बात?
बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको युवा वोटर्स की बात बताऊं तो युवा वोटर्स में इस समय कुछ बोल तो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना एनालिसिस किया जा रहा है तो उनका ज्यादातर रुझान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसको लेकर के युवा कुछ ज्यादा ही इस समय प्रधानमंत्री के लिए आकर्षित हुए हैं। जो उनके कार्य हैं और जो तुरंत में उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उससे युवा काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जी रोहित, जैसे कि आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा युवाओं के मन में है, क्योंकि आपने देखा होगा जो कैंपेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चला रखा है वो किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ रहे हैं, वो युवा वर्ग को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो जो ई गेमर्स होते हैं, जो गेमर्स जो ऑनलाइन गेम खेलने वाले बच्चे होते हैं उनको भी उन्होंने साधा है इस बार। उसके बाद उन्होंने जो सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग होते हैं उन लोगों को भी उन्होंने उनसे मुलाकात की, बात की है। सभी वर्गों वही चीज मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से जो उनके द्वारा जो देन एंड देयर वाला जो काम चलता है कि मतलब कि आप जितनी देर में सोचते रहोगे उतनी देर में वह कर करके दिखा देते हैं। यही चीज है जो प्रधानमंत्री की जो सबसे ज्यादा युवा वर्ग को इस समय पसंद आ रही है और जो उनको वो पसंद कर रहे हैं। निश्चित रूप से रोहित, हम बात कर रहे हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पर किसी भी तरह के वोटर्स को, चाहे वो युवा हो, आने वाला युवा हो जो अभी 18 को नहीं हुआ है, जो वोटर नहीं है, उनको भी साधने में लगे हुए हैं। वो बहुत ज्यादा दूरदृष्टि लेके चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्हीं के चेहरे पे इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो रोहित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महाकौशल में सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जबलपुर एक हॉट सीट है, एक हाई प्रोफाइल सीट है। दोनों कैंडिडेट, अगर हम बात करें तो दोनों कैंडिडेट के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। उनके किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। दोनों कैंडिडेट्स को, बिल्कुल, दोनों कैंडिडेट्स के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी दीजिए आप हमारे दर्शकों को कि क्या। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आशीष दुबे जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो उनके पिताजी हैं वो बहुत पुराने मतलब के दिग्गज, उनको संघ से नेता उनको बोल सकते हैं, वो संघ से कार्यकर्ता काफी लंबे समय से बने चले आ रहे हैं और उनकी पार्टी में एक अलग ही पैठ कही जाती है, जो कि किसानी स्तर के एक नेता है। साथ ही में और अगर बात की जाए कि जो आशीष दुबे स्वयं है, वह उनकी खुद की एक छवि वहां पर, जहां पर ग्रामीण अंचल हो चाहे शहरी अंचल हो, उनकी सभी जगह पर एक मतलब एक साफ सुथरी नीट एंड क्लीन छवि है। उनकी छवि में किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। कोई उनकी तरफ ये उंगली उठा करके नहीं बोल सकता है कि आशीष दुबे का चरित्र इस प्रकार का है या उनके आगे पीछे कुछ काला पीला है, कुछ नहीं है। इसलिए मतलब के उनका एक तरफ से पूरा नीट एंड क्लीन पूरा चरित्र देखा जा रहा है। साथ ही में यदि अगर बात करी जाए तो दिनेश यादव की जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वह पूर्व से मतलब के छात्र नेता रहे हैं और साथ ही में नगर निगम के लिए लंबे समय से उन्होंने चुनाव लड़ा है और पार्टी के काफी वरिष्ठ भी माने जाते हैं, क्योंकि जब से मेरा ख्याल है जब छात्र नेता से वे लगातार कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और काफी लंबे समय के बाद पार्टी के द्वारा उनको ये मौका दिया गया है जब वे पार्टी के लिए लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी बन करके खड़े हुए हैं। जी रोहित, जैसा कि आपने जानकारी दी दोनों कैंडिडेट्स के बारे में, रोहित आपसे एक थोड़ी सी बात राम मंदिर को लेके भी करेंगे, क्योंकि इस बार रामलला का मंदिर बना, उनका जन्मोत्सव प्रकटोत्सव मनाया गया 2 दिन पहले ही, और जिस तरह से रामनवमी मनाई गई, कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और सीधी सी बात है, जो कांग्रेस के लोग थे उन्होंने राम मंदिर में जाने से मना कर दिया था। उस वक्त भी काफी हल्ला हुआ, काफी कांग्रेसी छोड़ के इसी मुद्दे को लेकर कि राम मंदिर में कांग्रेस के लोगों ने, आला कमान ने जाने के लिए मना किया था, इसलिए कांग्रेस छोड़ के कई लोग बीजेपी में शामिल हो गए। ये भी एक मुद्दा रहा। तो ये भी एक वोटर्स के मन में ये भी बात आ रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर का काम किया है। लाडली बहनों के लिए तो 1250 रुपए मिल रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कार्ड है जो कि विधानसभा चुनाव जिताने के लिए ट्रम्प कार्ड रहा। वो क्या लग रहा है आपको, ये ओवरऑल राम मंदिर का मुद्दा हुआ, महिलाओं का मुद्दा हुआ और कई चीजें जो मोदी सरकार में जनता के लिए की गई है, ये मुद्दा बीजेपी को जिताने के लिए फायदेमंद साबित होगा इस बार के लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये इसको मान सकते हैं कि जो जिस प्रकार से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो ये लंबे समय से जो राम मंदिरों पर जो अटकलें अड़ी हुई थी, उसको एक ही झटके में जो उनके द्वारा आगे बढ़ा करके उसको क्लियर कराया गया, फिर बाद में उसको मंदिर का निर्माण किया गया
जिसको लेकर के लगातार जो विवादित स्थिति निर्मित हो रही थी उसको इनके द्वारा संभाला गया। फिर इसी के चलते जो यहाँ पर जो काफी समय से इस पे जो अटकलें आ रही थी मंदिर को लेकर के, प्रधानमंत्री द्वारा इस पे तुरंत में एक्शन लेकर के इसको तैयार भी किया गया। जो फिर उसके बाद जो कांग्रेस ने इस पर जो विवादित टिप्पणी की थी जिसको लेकर के ये कार्यकर्ताओं ने इनका साथ छोड़ना चालू किया, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जा सकता है। ये पॉजिटिव संकेत है। साथ ही में जहां फिर ये रामनवमी का अवसर ले लो, चाहे फिर वे प्राण प्रतिष्ठा ले लो, ये भारतीय जनता पार्टी जो है, जो मतलब जिस प्रकार से जो इनका चलने का तरीका है, ये काफी ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है कि जो स्टेप बाय स्टेप जैसे चलना चाहिए ये बिल्कुल सीक्वल वाइज चलते हैं, इसलिए ये जो है लगातार आगे बढ़ भी रहे हैं। साथ ही में जहां पर अगर बात करें महिलाओं की, लाडली बहनों में तो इस समय प्रधानमंत्री के लिए यदि अगर बात की जाए तो उनका बिल्कुल ऐसा क्रेज देखा जा रहा है कि मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। जब अभी यहाँ पर जबलपुर में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ था तो उनसे मिलने के लिए या उनको देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित यहाँ पर महिलाओं को ही देखने के लिए मिला था। जी रोहित, आप बने रहिए, निश्चित रूप से आपकी जानकारी बहुत ही पुख्ता, और आप बने रहिए हमारे साथ अगली चर्चा के लिए। और हमारे साथ जगदलपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जगदलपुर से आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी जी जी। जगदलपुर से आप हमसे जुड़े, बताइए बस्तर में वोटिंग हो रही है, बस्तर में पहले चरण की वोटिंग है और नक्सलाइट इलाका है, किस तरह का माहौल है, कितने लोगों ने पार्टिसिपेशन दिखाया है, कि वोटिंग करने के लिए कितनी उत्सुकता है लोगों में वहां पर? जी बिल्कुल विजय जी बिल्कुल मैं बता दूं कि लोकसभा का जो यह चुनाव होना है, चुनाव को लेकर के यहाँ पे लोगों में उत्साह जरूर दिख रहा है, क्योंकि हमने इससे पहले। विजय, आप जोर से बोलिए, आपकी आवाज कम मिल रही है हमको। जी बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि प्रथम चरण का चुनाव जो है बस्तर में होना है, जिसे लेकर के अच्छा खासा उत्साह यहाँ देखने को मिल रहा है। महिलाओं की मैं बात करूं तो महिलाओं में ज्यादा उत्साह यहाँ देखने को मिला है। सुबह से ही 7 बजे से महिलाएं अपने घर से निकल करके अपने मत अधिकार का प्रयोग करने पहुंची हुई हैं। और वहीं पुरुषों की बात करें तो पुरुष भी अपने घर से निकल के विजय, अभी तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है अभी तक बस्तर में? जी बिल्कुल 7 बजे से अभी लगभग 9 साढ़े 9 बज चुके हैं और लगातार जो है अभी मतदान यहाँ जारी है। और कुछ ही देर के बाद पता चलेगा कि यहाँ कितने प्रतिशत अभी मतदान हुआ है, लेकिन लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और लगातार आप देख सकते हैं महिलाओं की जो कतार है, महिलाएं घरों से निकल के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। और कहीं ना कहीं विजय, ये नक्सलाइट इलाका है, विजय ये नक्सलाइट इलाका, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, काफी चाक चौबंदी की गई होगी, कितने जवान सुरक्षा में लगाए गए हैं? क्योंकि किस तरह से लोगों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है जिला प्रशासन के ऊपर है, तो वोटिंग करने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं उन इलाकों में 72 जो बूथ हैं वहां सुबह 7 बजे से 3 बजे तक के चुनाव होने हैं। सुरक्षा की मैं बात करूं तो सुरक्षा में यहाँ पे लगभग 5000 जवानों को तैनात किया गया है। जो नक्सल इलाके बूथ हैं उन इलाकों में दूर तक घेराबंदी करके जो मतदान केंद्र है उनको घेरा गया है और लोग आ रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करके। विजय, कितने मतदाता इसमें आज अपना सांसद चुनेंगे, कितने मतदाता है बस्तर में? जी बिल्कुल, मैं बात करूं कि बस्तर की जो सीट है उसमें 14,60,000 से ज्यादा जो है मतदाता हैं। और महिलाओं की संख्या की मैं बात करूं तो महिलाओं की संख्या यहाँ ज्यादा है, 7,60,000 के लगभग महिलाओं की संख्या है। पुरुष की संख्या 6,70,000 के लगभग है। लेकिन यहाँ देखा गया है कि महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने के लिए आज पहुंची हुई, जो जगदलपुर बस्तर से जाके दिल्ली में बस्तर की आवाज उठा सके। जी, और निश्चित रूप से आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मतदान के लिए जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उनकी कितनी संख्या रखी गई है? जी बिल्कुल, 775 जो है 175 जो है यहाँ पे बूथ की संख्या है। जो 72 बूथ है वो नक्सल प्रभावित इलाके हैं जहाँ पे 7 से 3 बजे तक के चुनाव होने, चुनाव निपटने के बाद जो है जो चुनाव कर्मी है उनको वापस यहाँ लाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो और जगदलपुर की बात करूं, जगदलपुर में सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक मतदान होने। जी विजय, अगर हम पिछले बार का मतदान अगर ध्यान करें, अगर आपको पिछले 2019 की बात करें तो 2019 में किस वोटिंग जो हुई थी और इस बार जो वोटिंग हो रही है बस्तर की बात करें तो किस तरह का क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, क्या नया इस बार हो रहा है?
जी बिल्कुल, पिछले बार के चुनाव में हमने देखा है कि कम वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी योजना चल रही है, जिसे देखते हुए महिलाओं में आज ज्यादा उत्साह देखने को मिला है। और जो जिस हिसाब से यहाँ पे लोकसभा में जो वोटिंग चल रही है वो बहुत ज्यादा खास मानी जा रही है, और लगातार जो है लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि लोग उत्साहित है अपना एक जनप्रतिनिधि, एक सांसद चुनने के लिए। ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। बता दें, लोकसभा चुनाव के पहले चरण में छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट के लिए वोटिंग चल रही है, भारी उत्साह के साथ वोटिंग चल रही है। और इस बार बस्तर लोकसभा सीट से भाजपा कांग्रेस सहित 11 उम्मीदवार मैदान में। बता दें 14,72,207 मतदाता इनमें से अपना सांसद चुनेंगे और चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। पिछली बार बस्तर सीट पर 71.64% वोटिंग हुई थी और मतदान के लिए इस बार 1961 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इस मतदान केंद्रों में से 159 नो नेटवर्क जोन भी है। बता दें इनमें से 90 केंद्रों में सूचना देने के लिए वॉकी टॉकी की व्यवस्था की गई है। और आपको यह भी बता दें कि जबकि 70 अंदरूनी मतदान केंद्रों में रनर की व्यवस्था की गई है, रनर की मदद से सूचनाएं भेजी जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 80,000 जवानों को लगाया गया है, तैनाती की गई है और इनमें से 35,000 जवान जो है सेंट्रल फोर्स के बताए जा रहे हैं। इस वक्त की तस्वीर आपको बता रहे हैं। और बस्तर सीट जो कि बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है और महेश कश्यप और कवासी लखमा के बीच यहां पर जो जंग है देखने को मिलेगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। किसके पलड़े में वोट ज्यादा आते हैं ये 4 जून को पता चलेगा। और हमारे साथ जबलपुर से हमारे संवाददाता रोहित नैयर लगातार जुड़े हुए हैं, हमसे हमारे साथ बने हुए हैं संपर्क में। उनसे और अधिक जबलपुर की सीट के बारे में चर्चा करेंगे। रोहित, जिस तरह से माहौल अब बनता जा रहा है, चुनावी माहौल में आ गए सभी लोग। अगर हम वोटर्स की बात करें तो आज वोटर्स का दिन है, मतदाताओं का दिन है। मतदाताओं के लिए ही आज का दिन तय किया गया है, वही अपना नया सांसद चुनेंगे। तो क्या लग रहा है इस बार अगर हम बात करें मौसम की, चलिए मौसम की बात करेंगे तो मौसम कैसा है? पहली बात तो ये बात करें, गर्मी का दिन है, ऐसी गर्मी में क्या व्यवस्था करी है जिला प्रशासन ने जिससे कि वोटर्स तकलीफ में ना आए? बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता दूं 2 दिन पूर्व यहाँ पर मौसम में एकदम से परिवर्तन हुआ था, जिसमें हल्की फुल्की बारिश हुई थी गरज बरस के साथ। जहां आज यहाँ पर मतगणना का दिन 19 अप्रैल है, तो यहाँ पर आज का मौसम काफी सुहाना टाइप का है और उसमें काफी अच्छी धूप खिली हुई है। बात करें यदि अगर गर्मी की, तो गर्मी के लिए यहाँ पर सभी केंद्रों में, जहाँ पर 2139 केंद्र जिले में बनाए गए हैं शहरी और ग्रामीण अंचल में, तो यहाँ पर 2139 केंद्र बनाए गए हैं। तमाम केंद्रों में जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर टेंट और पानी की व्यवस्था की गई है, ताकि यहाँ पर यदि अगर लंबी कतार मतदान केंद्र पर लगी रहे तो किसी प्रकार से आने वाले मतदाताओं को परेशानियों का सामना ना करना पड़े, वे आराम से आए, यहाँ पर अपनी गर्मी का सामना ना करें और छांव में आकर के खड़े हों। यदि अगर उनको प्यास लगे तो वह पानी पी सके। मतलब हर प्रकार से यहाँ पर आम जनता के लिए व्यवस्थाओं को सोच करके यहाँ पर किया गया है। जी रोहित, देखिए आर्य कन्याशाला के बूथ पर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने वोट डाला है। कह रहे हैं कि 400 पार का जो नारा बीजेपी लगा रही है, 400 पार के नारे पर विवेक तनखा ने कहा है कि इस बार भाजपा को 200 सीट भी नहीं मिल पाएगी। और साथ में आपको जो मैदान में प्रत्याशी आशीष दुबे वो परिवार के साथ वोट करने पहुंचे, जैसे कि थोड़ी देर पहले आप मौसम की जानकारी दे रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं आशीष दुबे की, तो वो कह रहे हैं कि सांसद बनने के बाद जबलपुर के विकास पर काम करूंगा। इधर विवेक तनखा कह रहे हैं कि 200 सीट भी मिलना मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी को। कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल, जैसा कि मैं आपको बता दूं, कांग्रेस लगातार जो भारतीय जनता पार्टी जो नारा लेकर के चली आ रही है कि अब की बार 400 पार और हैट्रिक, जो प्रधानमंत्री की इस बार तीसरी बार ही, अगर लोकसभा में सीट बचती है तो प्रधानमंत्री इस बार तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उसको लेकर के लगातार जो बात यहाँ पर कांग्रेस जो इस बार इसका 400 पार का जो नारा दे रही है भारतीय जनता पार्टी का, वे लगातार इस बार उनका ऐसे विरोध जता रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का जो नारा दे रही है वो काल्पनिक है। कि ये जो भारतीय जनता पार्टी कहना है कि 400 पार इस बार सीट होंगी, वहीं पर कांग्रेस का लगातार इस टाइप से विरोध जताया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है वह काल्पनिक है, ये सब मुमकिन नहीं है। वहीं पर जब अभी यहाँ पर लगभग 9:30 बजे यहाँ पर राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा ने जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर मतदान दिया है, तो मतदान के समय उन्होंने यह भी कहा है, जो भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर मतदान के लिए बोल रही है कि अब की बार 400 पार, तो वह
ऐसा मुमकिन नहीं है कि हो सकता है कि अब उनको 200 से भी ज्यादा सीटें प्राप्त ना हो सके। वहीं जहां बात करें कि आशीष दुबे की, जो आशीष दुबे ने अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर सुबह 9:15 साढ़े 8 बजे करीब यहाँ पर MLB स्कूल में उन्होंने अपने परिवार के साथ मतदान किया है और मतदान के साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि अगर वे विजयी होते हैं तो वे विकास के कार्यों पर मेन फोकस उनका रहेगा। और अच्छी बात है कि अगर जबलपुर संस्कारधानी में यदि अगर आशीष दुबे बनते हैं, चाहे दिनेश दुबे बने, संस्कारधानी के विकास के बारे में सोच रहे हैं, तो वह काफी अच्छी बात मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं जबलपुर सीट की। थोड़ा सा अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो 2000 सीधी सी बात है 2009, 2014 और 2019 अगर हम जीत का मार्जिन देखें तो राकेश सिंह 2009 में भी जीते, 2014 में भी जीते और 2019 में भी राकेश सिंह जीते और उसके पहले 2009 में रामेश्वर नीखरा थे, उससे के बाद 2014 में विवेक तनखा थे और 2019 में भी विवेक तनखा थे। सीधी सीधी हार मिली है। आप देख रहे हैं बड़ा अंतर वोटों में देखने को मिला था। भारतीय जनता पार्टी काबिज है जबलपुर सीट पर और इस बार भी आप देख रहे हैं कड़ा मुकाबला है। क्या लग रहा है पलड़ा किसकी तरफ भारी, एक अगर हम सरसरी निगाह फेरे तो किसकी तरफ जाता है? वही मैंने आपको बताया, जो 4 लोकसभा से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर अच्छी तरह से कब्जा जमा हुआ है, जो जनता के बीच में बिल्कुल घुस करके दिल में, उनके दिमाग में, उनके जहम करके बैठी हुई है कि किसी भी प्रकार से उनकी ये सीट और जिले में जो मतदाता है उनके अलावा किसी और के बारे में ज्यादा उनको ध्यान देते नहीं है। इसलिए एक तरीके से यदि अगर आशीष दुबे की अगर सीट देखी जाए तो वो सेफ ही मानी जा रही है। ज्यादा अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो वो कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव को करनी पड़ रही है। निश्चित रूप से रोहित, और जिस तरह से जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे दर्शकों के लिए कि पिछले 3 बार के लोकसभा चुनाव की तरफ हमने नजर डाली तो भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा विवेक तनखा को और इस बार वे कह रहे हैं कि 200 सीटें मिलना भी मुश्किल है। आपका बहुत शुक्रिया रोहित इस खबर पर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बता दें कि जबलपुर में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है इस बार वोटिंग में और लोकसभा चुनाव में अपना पसंदीदा सांसद चुनने के लिए लोग अपने अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। चलिए अगली खबर में आपको बता दें कि महत्वपूर्ण खबर मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान जारी है और इस वक्त का इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता दें कि 6 सीटों पर मतदान जारी। अब तक 10% वोटिंग हो चुकी है। छिंदवाड़ा में बूथ पर कांग्रेस के निशान वाली थैली मिली है। आपको बता दें इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीट जहां पर छिंदवाड़ा, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सीधी में वोटिंग जारी है। आपको बता दें मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा हाई प्रोफाइल सीट्स पर मतदान जारी है। 10% वोटिंग हो चुकी है। और बात की जाए छिंदवाड़ा की तो छिंदवाड़ा में बस्तर सीट पर मतदान जारी है। नक्सल इलाइट एरिया है जहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं वोटिंग करने के लिए और बस्तर में भी महेश कश्यप और कवासी लखमा के बीच कड़ी टक्कर है। साथ में एमपी की 6 लोकसभा सीटों में भी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। 10% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। छिंदवाड़ा बूथ पर एक थैली मिली है, कांग्रेस की नाम की एक थैली मिली है छिंदवाड़ा बूथ पर। चलिए बात करेंगे अब हमारे संवाददाता मनमोहन नेताम जुड़ गए हमसे छत्तीसगढ़ से और बस्तर सीट की बात करेंगे और अधिक अभी तक का जो अपडेट है उनसे लेंगे। मनमोहन, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल। मनमोहन, देखिए बस्तर में जो वोटिंग प्रतिशत जरूर अभी तक बढ़ गया होगा, कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है अभी तक बस्तर में? मनमोहन। बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो वोटिंग परसेंटेज है वो कुछ देर के बाद और क्लियर हो जाएगा, लेकिन बस्तर का जो तस्वीर देखने को मिल रही है, जो लोकतंत्र के महापर्व में जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या फिर शहरी क्षेत्र की बात करें। देखिए जैसे जैसे जो समय बीतते जाएगा लोग पहुंचेंगे। हालांकि गर्मी का दिन है, लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए लोग आतुर हैं और अपना वोट डालने के लिए, अपना मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बढ़ चढ़ कर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। देखिए बस्तर लोकसभा सीट में प्रथम चरण का मतदान आज हो रहा है और सबसे बड़ी चुनौतियां बहुत सारी, ढेर सारी चुनौतियां हैं
क्योंकि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, हमने पहले भी बताया है, और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जो